हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर। इन इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड ऑल्सो कंपैरिजन करेंगे या फिर ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे किसके बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन। इससे पहले का जो पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड मैंने अपलोड करा था, उस पार्ट 1 में डिस्कशन हुआ था कूलॉम्स लॉ के बारे में, इन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जाना था। ठीक है, तो उसी कूलॉम्स लॉ का जो वहां पर हमने फाइंड आउट करा था फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, उसका वेक्टर फॉर्म हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले वॉच करें, देन आफ्टर ये आपको समझ में आएगा। पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसी से रिलेटेड। ठीक है, सो कंपैरिजन करते हैं। देखिए, सबसे जो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही फोर्स हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो चलिए पहली हेडिंग लगा लो, पेज को डिवाइड कर लो 4 से 5 लाइनों में और एक तरफ लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन्हीं दो चार्जेस के बिटवीन लगता है। अगर ये दो चार्ज किसी सेपरेशन पे रखे हों, आर सेपरेशन पे रखे हों, सो इनके बिटवीन में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और वो कितना लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये दोनों चार्ज हमने कहां पर ले रखे हैं, एयर या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में ले रखे हैं, सो उस सिचुएशन के लिए जो आपका K होता है उसका वैल्यू 1 होता है, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, तो ये किसने बोला था, कूलॉम ने बोला था। अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो दो अलग अलग मासेस के बिटवीन लगता है। ठीक है, इसमें भी सेपरेशन R होगा और क्या लगता है, F = G m1 m2/r²। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस में काफी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये दो चार्ज के बिटवीन लगता है, ये दो मासेस के बिटवीन लगता है। अब इस पॉइंट में कॉमन क्या है ये बता देता हूं। ये भी r² के टर्म में लिखा जाता है, ये भी r² के टर्म में लिखा जाता है। मतलब ये जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर इनवर्सली होता है, ये भी उस डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली होता है। तो ये कॉमन है बट काफी डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो फोर्स है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के दो नेचर होते हैं, एक तो अट्रैक्टिव नेचर होता है और एक रिपल्सिव नेचर होता है। शायद ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर दो सेम चार्ज होते हैं प्लस प्लस, तो इनके बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, और एक प्लस है एक माइनस है तो इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही सिचुएशन में लग क्या रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, आई थिंक इसके बारे में डिस्कशन पहले हो चुका है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखता है। देखो ये 12th के लिए वीडियो है तो एकदम से बेसिक लेके चलेंगे, है ना। आईटी जेई मेंस के लिए नहीं है तो उनको शॉर्टली समझा दिया जाए, तो आप एकदम बेसिक पकड़ के चलो। सो जब सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ये भी हो सकता है कि ये प्लस प्लस की जगह माइनस और माइनस हो, तब भी ये दोनों चार्ज क्या फील करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे। लेकिन ये फोर्स ऑलवेज एक्ट कैसे होता है, एक दूसरे के अपोजिट एक्ट होता है। मतलब अगर ये इधर लग रहा है तो ये इधर लगेगा, ये नीचे वाले में ये इधर लग रहा है तो ये इधर लगेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, सॉरी, ये फर्स्ट पॉइंट डाल लो और इसको सेकंड पॉइंट डाल लो। अब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का नेचर रखता है, उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, लिख सकते हैं दिस फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव नेचर।
ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या रखता है, अट्रैक्शन रखता है कि अगर दो मास हैं तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, ये इधर से लग रहा होगा और ये इधर से लगा रहा होगा। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको बहुत इजीली समझना है, देखो ध्यान से सुनो। इसके बारे में कूलॉम्स ने बोला था, तो कूलॉम ने क्या बोला था कि जब ये दोनों चार्जेस हमारे कहां पर रखे होंगे, फ्री स्पेस में रखे होंगे या वैक्यूम में या एयर में रखे होंगे, तभी हमारा लॉ वैलिड है। मतलब 1/4πε0 के लिए कांस्टेंट जो दे रखा है वो वैलिड है। और एक चीज और बोली कि दोनों ही चार्ज एक सेपरेशन पे होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पास में हुए, बहुत ही ज्यादा पास में हुए, तो हमारा लॉ वर्क नहीं करेगा। और हमारा लॉ एक कंडीशन के लिए वैलिड है, मतलब दोनों ही चार्ज कैसे होने चाहिए। बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करी इन्होंने, बोला कि दोनों ही चार्ज अगर मोशन में होंगे तब भी वर्क नहीं करेगा, अगर दोनों में से कोई एक, मतलब कोई दोनों ही रेस्ट में है तब वर्क करेगा, मतलब रेस्ट चार्ज के लिए वर्क करेगा, दोनों में से कोई एक रेस्ट पे है तब भी वर्क करेगा, मतलब मोशन के लिए वर्क नहीं करेगा, किसी अदर मीडियम के लिए वर्क नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इन्होंने बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी। तो इनका जो लॉ है ये हर एक मीडियम के लिए वैलिड नहीं है। मतलब इट्स नॉट राइट फॉर ऑल सिचुएशंस, ये हर सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं, इट्स वैलिड फॉर होल यूनिवर्स, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दैट यूनिवर्सल लॉ, इसको तभी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये एक सर्टेन सिचुएशन के लिए वैलिड है, मतलब हर एक सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं है। और ये ऑल सिचुएशंस के लिए वैलिड है, मतलब होल यूनिवर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो कुछ मेजर डिफरेंस थे किसके बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन। ठीक है, ये क्या रखता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर दोनों रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर रखता है। ये एक अलग से, मतलब एक लाइक इन्होंने बोला कि जो सिचुएशन कूलॉम ने दी थी उस सिचुएशन के लिए वैलिड है, हर सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड है हर प्रकार के सिचुएशन के लिए। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ। जो किसने दिया था, न्यूटन ने दे रखा था। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा। ओके, तो दो चार्जेस के बिटवीन और दो मासेस के बिटवीन। ठीक है, सो ये सिंपल सा डिफरेंस था इन दोनों के बिटवीन। जब आप 11th क्लास में होते हैं तो इन दोनों में रिलेशन भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है, मास भी होता है, तो उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। अब चलो लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशन में क्या है, हम पहली लिमिटेशन के बारे में बताया था। अभी मैंने बताया था कि जो कूलॉम्स लॉ होता है शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। शॉर्टेज डिस्टेंस इन द सेंस, अगर मैं एटम की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, एटम की बात करूं, तो एटम में देखा होगा न्यूक्लियस में ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें भी तो रिपल्सन होना चाहिए, और ये वाला इधर जाना चाहिए, ये वाला इधर जाना चाहिए, इधर 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 इधर, तो एटम क्या हो जाना चाहिए, ब्लास्ट हो जाना चाहिए। और जब एटम ही ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या बचता है, फिर हम लोग ही नहीं बचते हैं। ठीक है, सो यहां पर कूलॉम्स लॉ का जो हम ये पढ़ते हैं ना कि प्लस और प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, बट ये बहुत ज्यादा जब क्लोज रखे होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज रखे हैं, तभी इसमें रिपल्सन हम फील नहीं करते हैं। हम क्या मतलब चार्ज फील नहीं करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं। दोनों ही चार्ज, अगर फॉर एग्जाम्पल बोथ चार्ज, सही से लिख देता हूं जो समझ में भी आए, बोथ चार्ज एट रेस्ट, जब दोनों ही चार्ज रेस्ट पे होंगे तो ये वैलिड होगा। बोथ चार्ज इन मोशन, तब ये वैलिड नहीं है, तब ये वैलिड नहीं है। अगर एक चार्ज रुका हुआ है और एक रेस्ट पे है, इफ वन चार्ज एट रेस्ट एंड another one in motion, तब भी ये वैलिड है। ठीक है, सो दोनों चार्ज किस पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, तभी वैलिड है। बोथ चार्ज इन मोशन में, तब ये वैलिड नहीं है। और इनमें से कोई एक चार्ज रेस्ट पर है और कोई एक चार्ज रुका हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी ये वैलिड है। और एक बात मैं बता दूं, बोथ चार्ज की बात क्यों हो रही है, हर बार बात किसकी हो रही है, दो ही चार्जेस के बारे में बात हो रही है। तो तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लो। अगर हम मान लेते हैं कोई बॉडी है,
ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के सरफेस पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, आपको पहले से पता होगा कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, ठीक है। और इधर एक और मैंने कंडक्टर ले लिया, ये भी प्लस 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 ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो बेटा इनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किस पे है, किसी सिंगल चार्ज पे ही वैलिड है, ठीक है, इस पर वैलिड नहीं होगा। तो ये तीसरी लिमिटेशन हो गई, और आपको पहली लिमिटेशन पता चल गई शॉर्टेज डिस्टेंस पे वैलिड नहीं है। और अगर मैं सिर्फ कूलॉम्स लॉ की बात करूं या कूलॉम्स फोर्स की बात करूं जो उन्होंने दे रखा था अपने कांस्टेंट के तौर पे, तो जब चार्ज कहां पर होंगे, एयर और वैक्यूम में, ये तभी वैलिड होगा, फ्री स्पेस में है तब भी वैलिड होगा। अदरवाइज हमें रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए होगा, तभी हम वहां पे पुट करके उस फोर्स का अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कुछ सिंपल सी लिमिटेशंस थी, मैंने ऐसे ही ओरली बता दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की। हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये वीडियोस बहुत पहले आने चाहिए, बहुत लेट अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो हर एक चैप्टर से जितना जितना इंपॉर्टेंट है उतना उतना बता दूं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना के चैप्टर की। चलिए सो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में आपसे बोला जाता है कि जो कूलॉम्स लॉ है या जो कूलॉम्स फोर्स है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, बेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, लेकिन उससे पूछा कुछ भी नहीं जाता। मतलब कूलॉम्स लॉ तो कभी आता ही नहीं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि पहली हेडिंग होती है आपके फर्स्ट चैप्टर की लॉज से रिलेटेड। लेकिन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देख लो ऐसे, हम ऐसे मान लेते हैं ये दो चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, ठीक है, दोनों ही सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इनका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं इस ऑरिजिन से। ये y एक्सेस देख लिया, ये x एक्सेस, ये किसी प्लेन पे रखे हैं, ठीक है। यहां से जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया r1 वेक्टर, यहां से जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया r2 वेक्टर, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो लगेगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस पर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये इधर को लगाएगा और ये इधर को लगाएगा। अब सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना बच्चे के साथ, प्रॉब्लम की क्या क्रिएट होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है F12 के लिए, बहुत सारी बुक लेती हैं R21 वेक्टर, और इधर के लिए जो डिस्टेंस लिया जाता है वो R12 वेक्टर लिया जाता है। तो इसमें जो कंफ्यूजन होता है उसको आपको दूर करना है, कैसे दूर करना है, इस वाले सिस्टम को हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये Q1 वही पॉजिटिव चार्ज था, ये Q2 वही पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन को, क्या लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इधर को फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस्ड होके आएगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हो, जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हो आप क्या करते हो, फाइनल से इनिशियल को लेस करते हो, ठीक है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, बस सिंपल सा फंडा याद रखो। और अगर इसकी बात आ रही होगी तो क्या करोगे, R2 माइनस R1 करोगे, ठीक है। यदि आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो R21 वेक्टर, और यदि आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो R12 वेक्टर। अब कैसे लिख सकते हो, यदि आप यहां पर हेड और टेल लॉ अप्लाई करते हो तो कुछ इसी तरह से वैल्यूज निकल के आएंगी। हमें मतलब सिर्फ इससे है, आप वेक्टर जो मोशन इन प्लेन चैप्टर है 2D है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, वो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है। सो सिर्फ वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वो आपको यहां से निकल के आ जाएगा, बस इजिली आप समझ लो, ठीक है। चलिए जो हमने पढ़ रखा है, पहला फोर्स, इस पर जो लगने वाला फोर्स निकालते हैं। जब हम इस पर फोर्स लगा रहे होते, निकाल रहे होते, इसकी फोर्स की बात कर रहे होते, तो कौन लगाता है, ये वाला लगाता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम मान लेते हैं कि दोनों ही चार्ज किस में है, या तो एयर में है या फिर किस में है, वैक्यूम में है। उस सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या ले रखी है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को पता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है,
और अपने को चाहिए क्या, अपने को वेक्टर फॉर्म चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप चाहो तो कुछ ऐसे भी लगा दो मॉड के अंदर, और ये इस तरह का सिंबल भी लगा के लिख सकते हो। सही लिखने का तरीका यही है। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सो यहां पर देखो, आपको पता फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये स्केलर होता है चार्ज, लेकिन जो डिस्टेंस है वो यहां पर वेक्टर फॉर्म में हमें चेंज करके लिखनी पड़ेगी। अब आप ये भी बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो तो अभी तक हम स्केलर पढ़ते हैं, तो उसको वेक्टर कैसे बोल सकते हैं। आपको एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी कूलॉम्स लॉ की, कि जो कूलॉम्स फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ऑलवेज एक्ट टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो लाइन ज्वाइनिंग में जब ये एक्ट करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट जैसा वर्क करेगा, मतलब एक डायरेक्शन चाहिए होगा, ये ऐसे और ऐसे वर्क नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो, इधर और इधर वर्क नहीं कर सकता, ऑलवेज एक्ट टू द लाइन ज्वाइनिंग। सो दैट्स वाई इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, हमको वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। तो जिसको वेक्टर में बदलना है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। ठीक है, कैसे करेंगे, F12, अब वेक्टर का सिंबल लगा दो और सभी को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको वेक्टर में लिखने के लिए R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख दो। यूनिट वेक्टर को दिखाने का यही सिंबल होता है। ठीक है, अब साइड में देख लो, यहां पे यूनिट वेक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि यदि x एक यूनिट वेक्टर है तो यहां पर क्या दिखाते थे, x वेक्टर अपॉन x, मतलब ये x का क्या होता था, डायरेक्शन होता था, और ये x का क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था। कुछ याद करो वो पुरानी बातें, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में कभी तुमने ध्यान नहीं दिया है इन बातों पे। ओके फाइन, तो यहां पर क्या लिखना है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2। एक गलती कर दी है, यहां पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर होगा। सो ये स्क्वायर और ये मिलके क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 टू द पावर 3, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है किसके लिए, जब आपका फोर्स किस पे लग रहा हो, पहले चार्ज पे लग रहा हो, और किसके द्वारा लग रहा हो, दूसरे चार्ज के द्वारा लग रहा हो। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, आई थिंक इसके नीचे लिखूंगा तो बोर्ड पे नहीं दिखेगा, अब आप यहाँ पे साइड में देख लो। अगर आप इसको दूसरे तरह से लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिख रखा है बुक्स में, R21, मॉड लगा दो, मॉड लगा के लिखना चाहते हो तो मॉड लगा दो, क्यूब, और यहां पे क्या लिखा होगा, R21 वेक्टर। इस तरह से बुक्स में लिख रखा है। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं F2 की, तो क्या लिखोगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्टली देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपॉन R2 माइनस R1 टू द पावर 3, और यहां पे क्या लिखोगे, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये किसके लिए है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको अगर आप अपनी बुक के अनुसार लिखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड के अंदर क्यूब और R21 वेक्टर। कुछ इस तरह से लिख सकते हो जैसे कि आपकी बुक्स में लिख रखा है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो यदि आप इस तरह से लिखते हो तो गलत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट है, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे किया क्या गया है, जो आपका यहाँ पे शॉर्ट में देख लो, जो आपका R12 था, R12 को किस तरह से दिखाया गया, मैंने सेम, सॉरी, ये क्या आएगा, 12 आएगा। R12 को किस तरह से दिखाया गया, R2 माइनस R1, और जो आपका R21 था उसको क्या दिखाया गया, R1 माइनस R2। हेड और टेल लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा। ठीक है, ओके, ये पोजीशन है। तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूं जिससे कि आप इजीली नोट कर पाओगे इसको। ठीक है, ओके, चलिए, तो साथ साथ में आपने कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन करने के बाद में आपने कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट हेडिंग है
मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वैसे भी बहुत बर्बाद हो गया है। बाहर से पटाखों की आवाज़ आ सकती है, लोग खुशियां बना रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, क्या बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो चार्जेस के सुपरपोजिशन की बात करते हैं। काफी अनोखा सुपरपोजिशन है इनका। क्या है, चार्जों का ये कहना है कि अगर हमारा दो चार्जेस से बना सिस्टम है, मतलब Q1 और Q2 से बना सिस्टम है, सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इन दोनों में से कोई एक नकारात्मक रहेगा, मीन्स निगेटिव रहेगा। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस का F12। ठीक है, दो सिस्टम के लिए तो हमें इजीली पता है। अगर हम ऐसा बोल दें कि तीन सिस्टम ले लिए, ये Q1 ले लिया, ऐसे दिखा दो, ये कोई सिस्टम है, इसमें एक आपका हो गया Q1 और एक हो गया Q2 और एक हो गया आपका Q3। ठीक है, और आपको पता करना है किस पर, Q2 पर पता करना है। ठीक है, Q2 के लिए पता करना है, तो इसको आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे, F2 पर क्या पता करना है, नेट फोर्स। ठीक है, सो F2 पर नेट फोर्स। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जिस पर पता करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस पर पता करते हैं उसी पर सारे फोर्स लग रहे होते हैं। तो हम किस पर पता कर रहे हैं, Q2 पर पता कर रहे हैं, तो Q2 पर कौन लगा रहा होगा, Q1 भी लगा रहा होगा और Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा। सो जिस पर पता करते हैं उसी पर बाकी जितने भी रिमेनिंग बचे हुए चार्जेस होते हैं वो क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। सो बहुत गंदी तरह से मैंने लिख दिया है। अभी क्या लिखना है आपको, F नेट क्या होगा, किस पर, Q2 पर F नेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा F जिस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, Q2 पे लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है, प्लस किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, Q2 पे लगा कौन रहा है, 3 लगा रहा है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 बराबर किसके होगा, नेट के बराबर होगा। ठीक है, आपको आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब तीन सिस्टम से बने हुए चार्जेस के बारे में तीन के बारे में देख चुके हैं। ये हम ले लेते हैं क्या, ये हम Q1 ले लेते हैं, ये हम Q2 ले लेते हैं, ये हम Q3 ले लेते हैं और ये हम Q4 ले लेते हैं। अब चलिए हम इस पर निकालते हैं, Q3 पर निकालते हैं। ठीक है, इस पे निकालते हैं। तो अगर हम Q3 की बात कर रहे हैं तो फोर्स किस पे पता कर रहे हैं, Q3 पे पता कर रहे हैं, नेट फोर्स पता कर रहे हैं। सो F नेट हमारा क्या निकल के आएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। तो ये कुछ इस तरह से निकल के आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लर्न कैसे रखना है, ऐसे लर्न करना है कि किसी भी सिस्टम के लिए आप जिस पर फोर्स निकालते हो, जिसके लिए नेट फोर्स निकालते हो, किसी एक चार्ज के लिए नेट फोर्स लगाते हो, तो उसको छोड़ के, उस चार्ज को छोड़ के जितने भी बचे हुए रिमेनिंग चार्ज होते हैं, भले वो n नंबर ऑफ चार्ज हो, वो इस पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, F नेट आपका क्या निकल के आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डैश 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 प्लस Fn। तो जितने भी बचे हुए चार्ज हैं वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो जितने भी रिमेनिंग बचे हुए फोर्स है, सॉरी चार्ज हैं, वो उस इकलौते चार्ज पर फोर्स लगा रहे होंगे जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, दो चार्ज हैं, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ऐसा मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। पहले से ही पता चल गया नेचर फोर्स का कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर रखेगा फोर्स। और ये मान लेते हैं कि जो R था वो हमारा कैसा है, फिक्स्ड है। R कैसा मान लिया, फिक्स्ड है। ओके, अब हमें मिनिमम फोर्स पता करना है। फाइंड
फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। सो Q1 तथा Q2 के मध्य जो कम से कम फोर्स होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों ही चार्ज किस में रखे हैं? एयर एंड में भी हो सकता है किस में रखे हों? वैक्यूम में रखे हों। सो K का कोई वैल्यू नहीं होगा, 1 हो जाएगा। सो Q1 इन Q2 अपॉन आर स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। मैं हंस क्यों रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ये पहले से, लेकिन मैंने क्या बोला एकदम से बेसिक से लेके चलना है तो आपको पता होना चाहिए। 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू होगा। चलो यहाँ पे रख लो 9 × 10⁻⁹ इंटू, अब Q1 आपको पता करना है और मिनिमम पता करना है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी पे कम से कम चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो Q इज इक्वल टू क्या लगाओगे? Ne, और अगर n 1 है तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E। ठीक है, यहां पे रखो। सो E इंटू ई अपॉन में क्या आएगा? R स्क्वायर। सो दैट्स मीन 9 × 10⁹ इंटू ई स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये आपको मिनिमम फोर्स पता चल गया। ठीक है, कितना लगेगा? 9 × 10⁹ इंटू ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यदि आपको R दिया रहता तो E की जगह पे क्या रखते? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेचर वाइज ये चार्ज कैसा होता? नेगेटिव होता, बट यहां पर सिंबल के साथ हम नहीं रखते हैं क्योंकि चार्ज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। पता होगा कौन से चार्ज का? इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, बचपन में पढ़ते आए हो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? चार्जलेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो आप यहां से अंडरस्टूड कर पाओगे क्या? हम ऐसा मान लेते हैं ये इस कॉर्नर पर ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया 4 सेंटीमीटर। इस कॉर्नर पे ये P, ये Q, ये R। अब हमें इस कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज रख लेते हैं। ये हमने 1 माइक्रोकूलम ले लिया और ये ले लिया 1 माइक्रोकूलम, और इधर भी जो रखा है वो 1 माइक्रोकूलम है। अब हमें इस कॉर्नर पे नेट फोर्स पता करना है। किस पर पता करना है? Q पर, है ना? तो हम लिख देते हैं फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट Q। सो Q पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना? सो तीनों ही चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। एक चीज मैं अलग से बता रहा हूं, आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो हम डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का या फोर्स का जो डायरेक्शन लेते हैं, इससे हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कैसे लेते हैं? बाहर की तरफ लेते हैं। और जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन लिया जाता है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं, यहाँ पे सिचुएशन चेंज करके नेगेटिव ले लिया, तो इसमें ऑलवेज अंदर की तरफ लिया जाता है। ठीक है, अब बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पर होता है कि अगर हम मान लेते हैं 2 सिस्टम है, कुछ इस तरह से 2 सिस्टम है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके लिए अगर आप फोर्स का डायरेक्शन लोगे तो ये बाहर की तरफ, और इसके लिए लोगे तो ऐसा नहीं कि ऐसे बाहर की तरफ, इसके लिए कैसे लोगे? ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ओके। अब आपने देखा कि ये जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है ये पॉजिटिव है। फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करता है जो इस पे लग रहा होता है। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। फोर्स का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? जो इस पे लग रहा होता है। तो इस पे कौन कौन लग रहा है? पॉजिटिव लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 1 माइक्रोकूलम। सो ये इस पे लग रहा है, मतलब R किस पे लग रहा है? Q पर लग रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं R पॉइंट किस पे लग रहा है? Q पर लग रहा है। तो इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? FQR, फोर्स ऑन Q ड्यू टू R। अब इधर जो लग रहा होगा ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या लग रहा होगा? फोर्स Q किस पे लगा रहा है? सॉरी, Q पर कौन लगा रहा है? P लगा रहा है। ठीक है, ओके। अब इन फोर्स का अमाउंट पता कर लेते हैं। सो चलिए हम पता कर लेते हैं FQR क्या निकल के आएगा। FQR निकल के आएगा 9 × 10⁹, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, इनटू ये 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सो इट्स मीन 4 × 10⁻²,
सो मिलके क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, सेंटीमीटर है मीटर में बदला तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, स्क्वायर था तो कितना हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इसको सही से लिखोगे तो क्या लिखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये क्या लग रहा है एफ क्यू आर निकल के आया। क्या एज वेल एज एफ क्यू पी भी निकल के आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है और चार्ज भी कैसा है आपका सेम है, तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। ये एज वेल एज कैसे निकलेंगे, सेम निकलेंगे। तो आप शॉर्टली लिख सकते हो, ऐसे मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, आई होप आपको इजिली समझ में आएगा। ये ऐसे 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 है ना, बहुत छोटा पड़ जाता है मेरे केस में, तो हम ऐसा बोल देते हैं एफ क्यू आर है वो बराबर किसके है, एफ क्यू पी के बराबर है। बहुत बड़े बन गए ये, राइटिंग ना सुधरी, एफ क्यू पी के बराबर है, ठीक है ओके। नेट फोर्स पता करना है, आपको पता होना चाहिए ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 होगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 हो गया। फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जुड़ेंगे भी कैसे, वेक्टर के फॉर्म में जुड़ेंगे। सो अगर हमें रिजल्टेंट पता करना है तो आप सभी ने बचपन में कभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये पढ़ रखा था। अब इसका यहां पर इस्तेमाल कैसे करोगे, अगर आपको रिजल्टेंट पता करना है दैट्स मीन आपको एफ नेट पता करना है, तो एफ नेट की जगह पे अगर हम इन दोनों को क्या मान के चलें, इन दोनों को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा, दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है आप सभी जानते हो, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा। अब x का वैल्यू रख लो, x का वैल्यू यहां से रखेंगे तो कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, 6 कितना हो गए थे 12 हो गए थे, डिवाइड करोगे किससे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से, और इंटू में क्या रहेगा रूट 2 रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत चाहते हो तो हम भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये 10 टू द पावर माइनस 4 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और यदि ऊपर जाके ये प्लस का 4 हो गया तो माइनस 12 से लेस होगा, और इंटू 10 टू द पावर आएगा माइनस 8, ठीक है। अब ये 9 है, ये 10 टू द पावर कितना है 8 है, माइनस 8 है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 90 लिख सकते हैं तो 16 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम गया, 80 हुआ, पॉइंट लगाया, 10 बच रखा है आपका, 10 बच रखा है, फिर हमने पॉइंट लगा हुआ 0 लग जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना, और ये 6 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा आई थिंक। इनटू में क्या है रूट 2 है, और रूट 2 का जो वैल्यू होता है, ये मैं क्यों कर रहा हूं आप भी कर सकते हो, 1.141, इसको सॉल्व करोगे सो आपको पूरा टोटल नेट मिल जाएगा क्या फोर्स, ठीक है। सो नेट फोर्स कितना मिलेगा आपको यहां से जो आपको गिवन है, इतना न्यूटन आपका नेट फोर्स लग रहा होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क था वो यही था कि आपका इस तरह से डायरेक्शन आप कैसे लोगे फोर्स का, ठीक है। सो अगर किसी सिचुएशन में कुछ इस तरह से है और सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा एफ रूट 2। तो इसको शॉर्टली आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो नेट फोर्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा एफ रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं रब कर देता हूं, रब करने के बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी कुछ ऐसा ही होगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या डायरेक्शन पे ही बेस्ड होगा, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। आई होप आप कर पाओगे। कैसे करना है आपने देखो, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड था, थर्ड था, ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक काफी फेमस क्वेश्चन है, नूतन में रहता है, पहला दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है आई थिंक। 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेट हैं किसी डिस्टेंस पे, ये 2 अल्फा पार्टिकल हैं सेपरेट हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। आपसे पूछ दिया जाता है फाइंड द, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, कर लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड
नेचर भी पता करना है, ठीक है। नेचर पता करना है और मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। तो नेचर तो ऐसे ही पता चल गया, जो अल्फा होता है पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो नेचर कैसा हो गया, रिपल्सिव नेचर हो गया। और साथ में आपको क्या नहीं पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो 9 × 10⁻⁹। इसमें ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट यही था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक अल्फा पे चार्ज होता है 2e, दैट्स मीन 2 × 10⁻1.6 × 10⁻19, ठीक है। सो ये निकल के आ जाता है 3.2 × 10⁻19 कूलॉम। सो यहाँ पे कितना लिखना होगा, 3.2 × 10⁻19 इंटू 3.2 × 10⁻19। डिवाइड किससे करोगे, 4 × 10⁻8 से डिवाइड कर दोगे, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये मैग्नीट्यूड नहीं है, आपको कैलकुलेट करना होगा और कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम वापस से वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, तो वेक्टर फॉर्म के टाइप के ही क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही आ गया था, बता दिया आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है, क्या दिया है, एक इस तरह का डायग्राम है, इसके चारों आर्म्स आपस में बराबर है, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है। इस पर इन्होंने चार्ज रखा है Q, पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव Q है, सभी पर पॉजिटिव Q है, इस पर भी पॉजिटिव Q है, ठीक है। अब आपसे पूछा है, ये ऐसे दे दिया, A दे दिया, ये B कॉर्नर दे दिया, ये C दे दिया और ये D दे दिया। आपसे कहा है फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट एट कॉर्नर D। आपको D पर क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। किस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, D पर फाइंड आउट करना है नेट फोर्स। ओके, एनर्जी लेके आते हैं, कहाँ से लेके आएंगे एनर्जी। सो फाइंड द नेट फोर्स ऑफ एट कॉर्नर D। तो D कॉर्नर पे आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था, पहले भी बता रखा था कि जिस पर नेट फोर्स निकालते हैं, सो जितने भी रिमेनिंग बचे हुए चार्जेस होते हैं उसी पर फोर्स लगा रहे होते हैं। अब जो रिमेनिंग चार्ज बचा हुआ है वो डिसाइड करता है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये इधर की तरफ लगा रहा होगा। फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑन D ड्यू टू A, FDA इधर लग रहा होगा। F फोर्स ऑन D ड्यू टू C, इधर A भी पॉजिटिव है, A भी लगाएगा, ये लगाएगा ये, ठीक है। ये क्या लगाएगा, F D पर लगाएगा, तो D किस पे, D पर कौन लगाएगा, B लगाएगा, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, पहले इनका निकाल लेते हैं, मतलब इनका निकाल लेते हैं। और अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि सेपरेशन A और A है, मतलब जो चारों आर्म्स हैं वो क्या है, A डिस्टेंस पर है। सो मीटर में है, A मीटर में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, जो FDC होगा वो क्या निकलेगा, 9 × 10⁹ Q² बाई A², ठीक है। और यही एज वेल एज क्या निकलेगा, FDA भी निकलेगा, क्या निकलेगा, 9 × 10⁹ Q² बाई A²। अब इनका नेट, इन दोनों का नेट निकालते हैं, तो इन दोनों के मध्य में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इनका नेट अभी कुछ देर पहले निकाल चुके, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो तो निकाल लो। इनका जो नेट निकल के आएगा, इनका जो F नेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपको पता होना चाहिए। दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल है, तो इनको F मान लेते हैं, तो F² प्लस F²। और हमने जो 2F1 F2 cos 90 करा होगा, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, ठीक है। cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये क्या निकल के आया, 2F², तो ये निकल के आया F√2 निकल के आया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो नेट लग रहा था, F नेट लग रहा था, ये F नेट ना बोल के सिर्फ F बोलो, क्योंकि अभी टोटल हमने नहीं निकाला है। सो जो F निकल के आया वो क्या निकला, F' मान लेते हैं। F' क्या निकला, F√2 निकला, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है A√2। ये डिस्टेंस हुआ आपका A√2 हुआ। अब आपको पता करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। आपको एक पता है क्या है, F√2 है, और ये क्या है, A√2 है, और इसके लिए आपको पता करना है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मीन्स थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। अप्लाई कर देते हैं F नेट। सो F नेट निकालते हैं। एक तो आपका हो जाएगा क्या, F√2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस एक क्या हो जाएगा आपका, ये तो निकालेंगे ना, तो डिफरेंस निकलेगा, कुछ डिफरेंस निकलेगा तो उसकी वैल्यू रख लेते हैं,
उसकी वैल्यू रख लेते हैं उस डिफरेंस का। अच्छा, डिफरेंस की वैल्यू लिखने से पहले एक चीज बताओ आप, जब थीटा 0 होता है या 180 होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, a² + b², वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर रूट के अंदर रख रखे हो तो अप्लाई कर देते हैं a² तो ज्यादा 2-3 स्टेप बच जाएंगी। 2ab cos थीटा, और cos थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब क्या आ गया 2ab आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आया a + b आया। सो दैट्स मीन सिंपल जो हम नेट निकालेंगे तो a का मतलब क्या हो गया f डैश, तो f डैश क्या निकला है f√2 निकला है प्लस, और b मतलब जो दूसरा फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, इसके बिटवीन लग रहा होगा, तो वो लग रहा होगा आपका 9 × 10⁹ इंटू q² बाई, अब ये a√2 है, सो a√2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये क्या निकल के आएगा 9 × 10⁹ इंटू q² इंटू √2 अपॉन में क्या आ जाएगा a², ये प्लस क्या आ गया 9 × 10⁹ इंटू q² अपॉन में क्या आ गया 2a², सो क्या आ गया 2a² आ गया। तो कुछ इस तरह से निकल के आया। यदि आप चाहते हैं तो कुछ कॉमन ले लें, कॉमन क्या आ सकता है, इससे कॉमन आ सकता है 9 × 10⁹ इंटू q², और साथ में क्या आ सकता है a², तो अंदर क्या बचेगा, दिख रहा है क्या बोर्ड पे, तिरछा दिख रहा होगा, क्या बचेगा अंदर 1 अपॉन, इधर से बचेगा a², नहीं a² तो ले लिए ना कॉमन, तो इधर सिर्फ बचेगा क्या √2, और इधर क्या बचेगा प्लस में 1/2, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो इसमें कॉमन लेके √2 प्लस 2 आ जाना है। सो कोई मतलब नहीं बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो यहां से नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अगर आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास जगह कम पड़ गई है। तो ये आपका क्या निकला एफ नेट निकला, ठीक है। बीच बीच में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे मुझे, बट मैं ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसको बना के रखना चाहता हूं, दैट्स। इसको थोड़ा सही से लिख लो, तो 2 LCM आया तो क्या आएगा 2√2 + 1। वैसे ये बताने की आवश्यकता थी नहीं हमको, +1 नहीं आएगा +2 आएगा, ठीक है। आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं आप, ओके। चलिए कैमरे में देख लेता हूँ सब कुछ एग्जैक्ट दिख रहा है या नहीं। ओहो, नीचे वाला पार्ट कट गया, लेकिन कोई बात नहीं, 2 तो दिख रहा होगा ना वहाँ का, जो मैंने ब्रैकेट में लिया वही कटा होगा। माफ़ कर देना हमको, थोड़ा तिरछा लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके भांति होगा, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग क्या हुई है, टाइमिंग 18 मिनट, उससे पहले आपके 25 मिनट, चलो कोई बात नहीं, 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, मे बी 4 होगा या मे बी 5 होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो आर्म्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है, और ये C कॉर्नर है, ठीक है। इस पर भी +Q चार्ज रखा है, इस पे भी +Q। अभी हम सेम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, और शॉर्ट में आपको जब डिफरेंट चार्ज होगा तो उसके बारे में भी बता देंगे। ये +Q है, ये +Q है, ये +Q है। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट कॉर्नर C। तो C पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें C पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैंने बताया था कि जिस पर फाइंड आउट करना होता है तो बाकी रिमेनिंग जितने भी बचे होते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं। तो C पर कौन लगा रहा होगा, अगर हम इसको A मान लेते हो तो C पर कौन लगा रहा होगा, FCA लग रहा होगा, C पर A लगा रहा है। इधर कौन लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा, तो क्या लग रहा होगा, C पर कौन लगा रहा होगा, B लगा रहा होगा। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं सारे कितने होते हैं 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बहुत आसान हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगर आपको एफ नेट पता करना है तो आप एक चीज़ तो बहुत इजीली जानते हो कि इनके बिटवीन का फोर्स और इनके बिटवीन का फोर्स सेम निकलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ एफ सी बी की, तो एफ सी बी निकल के आएगा 9 × 10⁹ इंटू Q² डिवाइडेड बाई A²। अगर ये मैं A ले लेता हूँ या 1 मीटर है, कुछ भी मतलब लाइक सेम ले लेते हैं, बराबर ही होंगे। सो 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन A², ठीक है। तो यही एज वेल एज क्या निकल के आएगा, FCA निकल के आएगा। बाहर की आवाजों को इग्नोर कर देना, ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 60। याद करो पुराने दिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही फॉर्मूला रखे हैं यहाँ पे, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 2f स्क्वायर और f स्क्वायर, तो मिलके हो गया 3f स्क्वायर। तो कुछ बाहर आ रहा है, f बाहर आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है √3 बच रहा है। चाहो तो f का वैल्यू रखो। तो अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन आपको दी रहती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता है, तीनों चार्ज आपस में सेम रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या अप्लाई करोगे, ये F3 रख दोगे। अब अच्छा ऐसा मान के चलते हैं, साथ में ही देख लो, इसको मैं रब कर देता हूं, साथ में ही देख लो कि कोई एक चार्ज हम कैसा ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि ये नेगेटिव हो जाए, ये माइनस का क्यू हो जाए, तो अब ये किधर लगेगा, इधर लगेगा और इधर लगेगा, तो एंगल तब भी कितना बनना होगा 60 बनना होगा। तो रिमेनिंग अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाता, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे √3f या f√3। बात तो वही है, f का वैल्यू आपको पता है कितना आएगा 9 × 10⁹ × q²/a²। तो इसका वैल्यू रख दो, मे भी हो सकता है इसका कुछ वैल्यू दिया हो, q का भी वैल्यू दे रखा हो, तो वो आपको पुट करना पड़ेगा। बट अगर आपने किन्हीं दो के बीच का f निकाल लिया है, तो बाकी आपका √3 से मल्टीप्लाई करा देना, एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। √3 की वैल्यू अप्रॉक्स 1.7, आई डोंट नो, तुम याद रखो, एग्जाम तुम्हें देना। एनीवे, सो ये प्रॉब्लम्स आपकी रिलेटेड थी किससे, वेक्टर फॉर्म से, डायरेक्शन से रिलेटेड थी। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, अगर वो प्लस है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, अगर वो माइनस है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। कौन माइनस प्लस है, चार्ज। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अब थोड़ा बहुत बाहर भी निकलिए। बाय बाय।